Namaskar, LG of Kashmir here with me tonight, Mr. Manoj Sinha. मनोज सिन्हा जी, पिछले कुछ दिनों से कश्मीर सुर्खियों में रहा है और कल यासीन मलिक को जो सजा हुई है उसके बाद बहुत से लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं कुछ न्याय की शुरुआत हुई है, लेकिन उम्र कैद से ज़्यादा एनआईए ने जब कहा था कि मौत की सज़ा होनी चाहिए तो उससे शायद लोग समझते हैं कि अभी तक पूरा न्याय नहीं हुआ है। आप इस पर क्या कहें? जम्मू कश्मीर कई कारणों से सुर्खियों में है। जम्मू कश्मीर सुर्खियों में आज इस कारण से है कि देश में सबसे ज्यादा टूरिस्ट फुटफॉल जम्मू कश्मीर में हो रहा है। कुछ लोगों ने बीच में बयान दिए कि गर्मी है इसलिए लोग आ रहे हैं। सर्दियों में भी 15 साल के रिकॉर्ड टूट गए, इतनी भारी संख्या में जम्मू कश्मीर लोग आए। गर्मियों में भी आप अगर आज आई होंगी दिल्ली से तो आपने देखा होगा फ्लाइट्स में जगह नहीं मिल रही है। तो जम्मू कश्मीर इसके कारण सुर्खियों में है। जम्मू कश्मीर इसके कारण सुर्खियों में है कि 20 किलोमीटर पैदल चल करके हमारे स्वास्थ्य कर्मियों ने वैक्सीनेशन में पूरे देश में एक नया मानदंड स्थापित किया है। जम्मू कश्मीर इसके लिए सुर्खियों में है कि उमरान जैसा लड़का 157 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बॉलिंग कर रहा है। जम्मू कश्मीर इसके लिए सुर्खियों में है कि 31 मार्च को पेंशन हो, प्रोविडेंट फंड हो, सैलरी हो, सबका भुगतान कर दिएगा। जम्मू कश्मीर इसके लिए सुर्खियों में है। जम्मू कश्मीर इसके लिए सुर्खियों में है कि लंबे समय बाद पावर यूटिलिटीज को हमने पैसा दिया है, इसके लिए जम्मू कश्मीर सुर्खियों में है। जम्मू कश्मीर इसके लिए सुर्खियों में है कि पहले 9000 प्रोजेक्ट पूरी होती थी पूरे यूटी कैपेक्स में, आज 51,000 प्रोजेक्ट हम पूरा कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर इसके लिए सुर्खियों में। जम्मू कश्मीर ट्रांसपेरेंसी, फाइनेंशियल प्रूडेंस और फाइनेंशियल डिसिप्लिन के मामले में आज चर्चा में है। हाँ, कुछ छोटी मोटी वारदातें, इन सब चीजों को देखते हुए एक कोशिश की जा रही है और मैं मानता हूं कि एक षड्यंत्र है कि कैसे जम्मू कश्मीर की एक दूसरी तस्वीर प्रस्तुत की जाए। और मैं समझता हूं कि उस कोशिश में लोग नाकाम होंगे, क्योंकि सामान्य आदमी यह महसूस कर रहा है, यहाँ की आवाम महसूस कर रही है कि शांति से ही समृद्धि आएगी, पीस में ही प्रॉस्पेरिटी है और पहली बार लोगों के लिए काम करने की नीयत से प्रशासन काम कर रहा है। जम्मू कश्मीर इसके लिए सुर्खियों में। कल के न्यायालय के फैसले पर मुझे लगता है कि न्यायालय के फैसले पर टिप्पणी करना ये मेरा अधिकार नहीं है। माननीय न्यायालय ने जो भी फैसला दिया है, मैं समझता हूं कि उस पर मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। एनआईए ने उस पूरे प्रकरण की जांच की है। एनआईए को अगर कुछ और लगेगा तो उसका जो कानूनी रास्ता होगा एनआईए अख्तियार कर सकता है। शंकाएं बहुत व्यक्त की जा रही थी, पूरे जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से शांति थी। आज आप आई हैं तो आपने देखा होगा कि जो हलचल और जो चहल पहल रोज रहती थी वही चहल पहल है। तो अब इन घटनाओं से जम्मू कश्मीर आगे निकल चुका है और ये सच है कि अनेक लोगों के मन में ये विश्वास पैदा हुआ है कि रूल ऑफ लॉ इस देश में और जम्मू कश्मीर में काम करेगा। लेकिन कुछ ऐसी ताकतें, आपने कहा षड्यंत्र हैं, ये कौन ताकतें हैं जो ये षड्यंत्र रच रही हैं और जो कश्मीर आगे की तरफ बढ़ना चाह रहा है, कोशिशें कर रहा है लगातार, इसको रोकना चाह रही हैं? क्योंकि कल जब यासीन मलिक का स्टेटमेंट आया तो एक गुपकर अलायंस का स्टेटमेंट भी आया जिन्होंने कहा कि पीस प्रोसेस के लिए एक सेटबैक है। देखिए, हमारे देश में लोगों को लोकतंत्र के कारण बड़ी आजादी, ये जनता तय करेगी कि कौन लोग क्या कह रहे हैं। मुझे लगता है कि सबसे सर्वोच्च अदालत जनता की होती है और यहाँ कुछ भी बयान दिए जा सकते हैं, वो उनका व्यू होगा। मैं समझता हूँ कि एयरफोर्स के ऑफिसर जिसकी मौत हुई थी उसकी मां का बयान अगर आप पढ़ेंगी, उसके परिजनों का बयान आप पढ़ेंगी तो आपके आंखों से भी आंसू छलकेगा। निर्मल खन्ना जी ने बिल्कुल कहा था, तो खून का बदला खून। मुझे लगता है कि इन सब बातों का ये मानवीय संवेदना के विषय है। लोगों को कोई भी टिप्पणी करने से पहले ध्यान देना चाहिए। मौत का मैं मानता हूं कि कोई मुआवजा नहीं होता है, बट किसी की भी जान, उस जान से अमूल्य चीज कोई नहीं हो सकती और खास तौर से परिजन के लिए, किसी मां के लिए तो इससे बड़ा कष्ट कुछ नहीं हो सकता है।
लोकतंत्र में आजादी है, लोग बयान दे रहे हैं। जनता मुझे लगता है कि बहुत बारीक नजरों से इन सब चीजों को पैनी दृष्टि रखती है और वो महसूस करती है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। मनोज सिन्हा जी, एक फीलिंग है लोगों में कि कश्मीरी पंडितों के साथ 1990 और उससे थोड़ा पहले से ही जिस तरह का व्यवहार हुआ, जिनोसाइड हुआ, यासीन मलिक शायद उनके चेहरे थे। सिर्फ वो नहीं, बिट्टा कराटे भी एक ऐसा चेहरा है, कई दूसरे चेहरे हैं इस पूरे आतंक के। मैं पूछना चाहती हूँ कि इन सब का क्या होगा? क्या न्याय की जो घड़ी है वो इन सब को भी अपने नीचे लेगी और कितनी देर और इंतजार करना पड़ेगा? क्योंकि 32 सालों से कश्मीरी पंडित इंतजार में है। देखिए, एक दौर था जम्मू कश्मीर में जब ऐसी घटनाओं की एफआईआर भी नहीं होती थी, साक्ष्य मिटा दिए जाते थे, जांच होती नहीं थी। तो जितने मसले आप बता रही हैं ये सब उसी दौर के मसले हैं और उनके साथ यही हुआ है। उसमें विधिक और कानूनी प्रक्रिया क्या इख्तियार की जानी चाहिए वो हम विचार कर रहे हैं। और ये हम जरूर कहना चाहते हैं कि मेरे दिमाग में दो ही बात आती है और मैं मानता हूं कि दुनिया के दो सबसे बड़े आविष्कार हुए, ह्यूमैनिटीज के क्षेत्र में रूल ऑफ लॉ और विज्ञान के क्षेत्र में पहिया, व्हील। तो रूल ऑफ लॉ किसी हाल में देश में कायम रहना चाहिए और जम्मू कश्मीर में भी रूल ऑफ लॉ कायम हो रहा है, काफी हद तक हो गया है। इसे पूरी तरह हम लागू करेंगे और ये शुरुआत हुई है, यात्रा लंबी है, लेकिन हम मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, सवाल यह है कि 32 साल का इंतजार हो गया और उसके बाद आपने कहा अभी कि एफआईआर भी दर्ज नहीं हुए। क्या ये केसेस खुल सकते हैं? अब यासीन मलिक की ही बात करिए, उन्होंने इंटरव्यू में ये स्वीकार किया है कि उन्होंने 4 इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स को गोलियों से उड़ा दिया था। अब इसके अलावा एफआईआर की जरूरत है क्या? ऐसे लोगों के साथ हम इससे बढ़कर केस नहीं रख सकते कि पुराने इस तरह के उनके खुद के बयान अवेलेबल है, पब्लिक डोमेन में है ये बयान, हम कैसे ये न्याय की प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे? मैंने आपको अभी 2 मिनट पहले ही कहा, विधिक और न्यायिक प्रक्रिया क्या हो सकती है इसका विचार प्रशासन कर रहा है। अब ये इंटरव्यू में कहने की बात नहीं है। कमीशन ऑफ इंक्वायरी, मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं कि जो भी विधिक और न्यायिक रास्ते होंगे वो हम अख्तियार करेंगे। कब? और प्रक्रिया में है, कब की बात नहीं है, वो काम मैंने होम मैं बार-बार समय और टाइम फ्रेम की इसलिए बात कर रही हूं क्योंकि 32 साल बहुत होते हैं और 32 साल इंतजार करना न्याय के लिए उन परिजनों के लिए कितना मुश्किल होगा वो आप समझते हैं। मैं उनकी पीड़ा, उनका दर्द समझता हूं, लेकिन न्यायालय साक्ष्य खोजता है, न्यायालय सबूत खोजता है और इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन हमारा होम डिपार्टमेंट, मैं उम्मीद करता हूं कि इस काम को अच्छे से अंजाम देगा। आप यहाँ कुछ समय से इन चीजों को देख रहे होंगे। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या उस जमाने में साक्ष्य कुछ छोड़े गए थे या सब मिटा दिए गए थे? क्या आपको कोई ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे इनके खिलाफ केसेस दर्ज किए जा सकें दोबारा से? मैं जांच एजेंसी नहीं हूं और जो काम जांच के दायरे में है उस पर राय पहले से देना मुझे लगता है कि ये विधिक दृष्टि से उचित नहीं है। लोग अपना काम करेंगे और हर कोशिश करेंगे, जैसा मैंने कहा, जो भी शक्तियां हमें प्रदत्त की हैं, आईपीसी, सीआरपीसी या बाकी भारत के संविधान ने जो दी है, उन शक्तियों के अधीन जो कार्रवाई होगी वो जरूर की जाएगी। लाल चौक की काफी दुकानें कल बंद करवा दी गई थी। क्या आपको अंदेशा था कि यासीन मलिक की सजा के बाद कुछ ऐसे तत्व सामने आ सकते हैं जो लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक करने की कोशिश करें? जम्मू में था कल शाम को ही मैं आया, सारी दुकानें खुली हुई थी। लाल चौक तो मैं नहीं गया था,
एयरपोर्ट से मैं घर आया तो कोई दुकान मुझे बंद नहीं मिली, और ये कहां से खबर आई है मैं नहीं जानता। एक जगह छुटपुट जहां वो रहते हैं वहां थोड़ी कोशिश लोगों ने की, लेकिन पर्याप्त पुलिस बल था, सीआरपीएफ के लोग थे और स्थिति को नियंत्रण में कर लिया। आज अखबार में आपने पढ़ा होगा कई लोग गिरफ्तार किए गए हैं और लोगों की तस्वीर कैमरे में कैद है। तो जो पुलिस को कार्रवाई करनी है वो पुलिस कार्रवाई करेगी। महबूबा मुफ्ती जी की बहन को किडनैप करने का एक आरोप है यासीन मलिक पर, लेकिन वो खुद कल बयान दे रही थी और कह रही थी कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड हैंगिंग पीपल विल नॉट यील्ड एनी रिजल्ट। आपको लगता है कि ये आप बीती है उनकी इसलिए इस तरह कह रही हैं कि उन्होंने माफ कर दिया, या ये उनकी पॉलिटिकल कंपल्शन है, या कश्मीरी पंडितों का दुख दर्द शायद कोई समझ ही नहीं रहा? मुझे लगता है कि महबूबा जी ने जो बयान दिया है, मेरा निवेदन होगा आपसे कि उनसे पूछिए तो बेहतर वो बता पाएंगी। अब किस परिस्थिति में उन्होंने ये बयान दिया है, उनकी बहन के साथ क्या हुआ, उनसे बेहतर मैं नहीं जानता हूँ। मैं तो उस समय जो अखबारों में पढ़ता था, चैनल में आता था, वही मेरी जानकारी है। मैं समझता हूँ उन्हीं से आप पूछेंगे तो बेहतर बताएंगे। यासीन मलिक ने कोर्ट में भी कहा कि और ये लास्ट अटेम्प्ट था उनका कुछ दया याचना करने के लिए, तो उन्होंने कहा उन्होंने 1994 से आर्म्स छोड़ दिए और उसके बाद गांधी जी जैसे हो गए, गांधी जी का रास्ता उन्होंने अपनाया। ये कोर्ट में भी कहा उन्होंने। आपको लगता है कि यासीन मलिक गांधी की राह पर चल रहे थे? ये अखबार में ये सब बातें मैंने भी पढ़ी हैं। ये ऐसी बातें नहीं जिस पर प्रतिक्रिया दी जाए। बापू देश के थे, किसी की आस्था बापू में हो, बड़ी अच्छी बात है। किसी का हृदय परिवर्तन हो जाए वो भी अच्छी बात है, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि इस पर बहुत इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है। परिवर्तन हुआ था और कि नहीं हुआ था, ये मैं इस पर टिप्पणी नहीं दे सकता हूँ। न्यायालय फैसला दे दिया है और आवाम भी, यहाँ के लोग भी जानते हैं। बेहतर है कि इस पर हम लोग न बात करें तो ज्यादा अच्छा है। जितनी बात करनी थी मैंने कह दी है। एक वाकया कल भी हुआ। एक टेलीविजन आर्टिस्ट, टिकटॉक आर्टिस्ट, उसे बस गोली मारकर ढेर कर दिया गया। उसका नेफ्यू भी उसके साथ था, 10 साल का, उसे भी गोली लगी है। कुछ दिन पहले इससे राहुल भट्ट का किस्सा हुआ था। बीच में एक कादरी साहब जो पुलिस अफसर थे, उनका और उनकी 9 साल की बेटी के साथ भी हुआ, सफा कादरी। ये इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? और क्या लोगों का ये सोचना कि कहीं ना कहीं सुरक्षा में कोई चूक है, कहीं ना कहीं थ्रेट परसेप्शन में जो हम जंग लड़ रहे हैं उसमें हम पीछे की तरफ जा रहे हैं? ये तमाम सवाल लोगों के जहन में आते हैं। आप इस पर क्या कहेंगे? ये सच है, जिन तीनों घटनाओं का आपने जिक्र किया है, ये बहुत ही जघन्य अपराध है। किसी बच्ची पर गोली चलाना, किसी बच्चे पर गोली चलाना, मैं समझता हूँ मानवता का ये सबसे क्रूर चेहरा है। और ये वो लोग हैं जो साफ टारगेट देख करके इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे करके यहाँ की विकास की गाथा को डिरेल करना चाहते हैं। जहाँ तक सुरक्षा का प्रश्न है, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि स्थिति में काफी बड़ा बदलाव आया है। आज भी 3 फॉरेन टेररिस्ट मारे गए, कल भी 3 मारे गए थे। पिछले साल से इस साल की मैं तुलना करता हूं तो इस पीरियड में 1 जनवरी से और आज 26 को हम लोग बैठे हैं, 1 फॉरेन टेररिस्ट मारा गया था। आज 26 फॉरेन टेररिस्ट मारे गए। लोकल टेररिस्ट भी भारी संख्या में एलिमिनेट किए गए हैं। कुल 80 टेररिस्ट इस पीरियड में फोर्सेस ने एलिमिनेट किया है। ये सच है कि छिटपुट घटनाएं हो रही हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हम लगातार संपर्क में हैं। ये बड़ा मुश्किल काम है, एक एक व्यक्ति को सुरक्षित रखना। कुछ यहाँ भी लोग हैं, कुछ हमारे पार भी बैठे हैं जो टारगेट तय करते हैं। एक बड़ा पुराना इकोसिस्टम है और ये इकोसिस्टम
मैं उन बंदूक वालों से ज़्यादा गुनहगार उन लोगों को मानता हूँ जो पूरे इकोसिस्टम को चलाते हैं। एक अप्रोच जो वर्तमान भारत सरकार का है या जम्मू कश्मीर के प्रशासन का है, वो पूरे इकोसिस्टम पर प्रहार करने का है। इसमें चाहे फाइनेंस करने वाले लोग हों, लॉजिस्टिक प्रोवाइड करने वाले लोग हों, रेकी करने वाले लोग हों, गाड़ी देने वाले लोग हों, या इस विचार को जो लोग आगे बढ़ा रहे हैं वो कहीं काम कर रहे हैं। आपके फील्ड में भी हो सकते हैं, सरकारी सेवा में भी हो सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी हो सकते हैं, व्यवसाय में भी हो सकते हैं। ऐसे सभी लोगों को चिन्हित करना, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां भी इस पर काम कर रही हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि इन सब लोगों की नकेल कसी जा रही है। प्रतिक्रिया में छिटपुट घटनाएं भी कर रहे हैं, लेकिन मुझे भरोसा है कि आने वाले दिनों में और बेहतर स्थिति होगी और जम्मू कश्मीर में इस तरह की घटनाएं न हो, इस कोशिश में हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं। आंकड़ों के हिसाब से मैं आंकड़े ऐसे बता सकता हूं जो बहुत बेहतर स्थिति है, लेकिन ये हमारे लिए संतोष का विषय नहीं है और किसी के जान माल की हिफाजत करना ये सरकार और प्रशासन का प्राथमिक दायित्व है। एलजी साहब, एक जब भी डिबेट होती है एक इकोसिस्टम की, तो उस डिबेट में ये मुद्दा उठाया जाता है कि एक वर्ग विशेष, एक धर्म विशेष को टारगेट किया जाता है जब टेरर या आतंक से जोड़ा जाता है। और अगर इस तरह की कोई बात कोई दूसरे धर्म वाला करे, देवेंद्र सिंह जो पुलिस के कर्मचारी थे जिनका रोल पुलवामा में सामने आया, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। इस पर मैं आपकी इस बात आपको बताना चाहता हूं कि धर्म कोई आधार नहीं है और जो गुनाह करता है, जो आतंकवाद फैलाता है, उसका कोई धर्म नहीं होता है। वो आतंकवादी है, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है। और देवेंद्र सिंह को भी सेवा से बर्खास्त हम ही ने किया है और एक देवेंद्र सिंह नहीं, लिस्ट आप निकालेंगी तो कई हिंदू मिल जाएंगे। तो ये मेरे लिए कोई कसौटी नहीं है कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। जो भारत के संविधान के खिलाफ, भारत की सार्वभौमिकता के खिलाफ काम करेगा, चाहे वो हिंदू होगा चाहे मुसलमान होगा, उस पर कार्रवाई होगी। लोग निकाले गए हैं जो आतंकवाद को प्रश्रय देते रहे हैं और लोग निकाले जाएंगे। एलजी साहब, एक मसला और है जो बार बार सवाल खड़े करता है, वो ये है कि वाजपेयी की सरकार में यासीन मलिक जैसे लोगों को पासपोर्ट दोबारा दिया गया। लोग ये भी मुद्दा उठाते हैं कि मसूद अजहर जैसे टेररिस्ट जिनकी वजह से पुलवामा हुआ, तमाम टेरर अटैक्स हुए, उनको छोड़ा भी वाजपेयी की सरकार में गया था। इसके अलावा डॉक्टर मनमोहन सिंह तो बुला कर मिलते थे सारे हुर्रियत वालों से। यासीन मलिक की और उनकी बैठक फरवरी 2006 की, शायद वो तस्वीरें कोई भूल ही नहीं सकता। क्या आप समझते हैं कि गलतियां दोनों तरफ से हुई हैं? देखिए, मुझे लगता है कि इन पुरानी बातों पर प्रतिक्रिया दी जाए ये उचित नहीं है। ये देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री लोग रहे हैं, उन्होंने अपने विवेक से काम किया होगा। मैं आज की पॉलिसी आपको बता सकता हूं कि आज भारत सरकार या जम्मू कश्मीर प्रशासन पीस बाई करने में विश्वास नहीं करता है। हम लोग पीस इस्टेब्लिश करना चाहते हैं और ध्येय और लक्ष्य हमारा स्पष्ट है और रास्ता भी एकदम सीधा है, कहीं दाएं बाएं नहीं जाना है। जो भी हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेगा, भारत की सार्वभौमिकता के साथ खिलवाड़ करेगा, उसके खिलाफ कानून के हाथ इतने लंबे जरूर हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और निश्चित होगी। लेकिन मनोज सिन्हा जी, अगर आंकड़े देखे जाएं तो पिछले साल मई की 23 तारीख तक 31 ऐसे आप कह सकते हैं टेरर इंसिडेंट्स हुए थे या ये जो आइसोलेटेड अटैक्स हुए थे। इस साल ये 62 पर है, बिल्कुल डबल। तो पिछले साल से इस साल ज्यादा इस तरह के टेरर स्ट्राइक्स हुए हैं, ये आप मानेंगे? नहीं, मैं आंकड़ों को झूठ लाने वाला आदमी मैं नहीं हूं, उसमें थोड़ा संशोधन मैं करूंगा। ये सच है कि पिछले साल से इस बार के आंकड़े थोड़े बढ़े हैं, लेकिन एक ही आंकड़े नहीं बढ़े हैं। दूसरा आंकड़ा भी बढ़ा है कि पिछले साल 1 जनवरी से लेकर के 26 मई तक एक फॉरेन टेररिस्ट मारा गया था
इस साल 26 फॉरेन टेररिस्ट मारे गए हैं। इस साइलों में देखने की जरूरत नहीं है, ओवरऑल अगर आंकड़ों की तुलना करेंगी तो बेहतर तस्वीर आप देख सकेंगे। मनोज सिन्हा जी, Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir, thank you very much for speaking with me on Frankly Speaking. थैंक यू ननका जी, थैंक यू वेरी मच।